नमस्कार। भारतीय राजनीति में इस समय काफी कुछ चल रहा है, काफी हलचल है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए वोटर लिस्ट का मामला गरमाया हुआ है, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव है, पार्टियों के अंदर की बातें हैं, समीकरण बदल रहे हैं। सही कहा। तो आज हम इन्हीं सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो हालिया न्यूज़ रिपोर्ट्स और एनालिसिस पर आधारित है। कुछ डीबी लाइव की रिपोर्ट्स भी हैं इसमें। बिल्कुल। तो आज का मकसद साफ है, मतलब इन रिपोर्टों के आधार पर भारतीय राजनीति की जो मौजूदा तस्वीर बन रही है उसे समझना। सही। जैसे चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है, गठबंधन कैसे बन बिगड़ रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वोटर लिस्ट पर जो विवाद छिड़ा है उसी से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, वो भी सबूतों के साथ, कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि एक ही सीट पर मतलब लाखों वोटों की हेराफेरी हुई और ये वोट सीधे बीजेपी को गए, ऐसा उनका दावा है। लाखों वोट, और वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे न्यूक्लियर बम जैसा बताया है और कहा है कि आगे और भी खुलासे करेंगे, शायद हाइड्रोजन बम भी। अच्छा। उन्होंने चुनाव आयोग की लिस्ट का हवाला भी दिया, कहा कि एक ही कमरे के पते पर सोचिए सैकड़ों हजारों वोटर दर्ज हैं। और उन्होंने वोट भी डाला। हाँ हाँ, यही तो सबसे चिंताजनक बात है कि इन पतों से वोट डाले भी गए हैं। बाप रे, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। इस पर चुनाव आयोग ने कुछ कहा? उनका क्या रुख है? देखिए, चुनाव आयोग ने तो इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। खारिज कर दिया? किस आधार पर? उनका तर्क थोड़ा, कह सकते हैं, अजीब है। वो कह रहे हैं कि जो लोग बेघर हैं, जैसे फुटपाथ पर या पुल के नीचे रहते हैं, उनके लिए वो एक काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी मकान नंबर मान लेते हैं। काल्पनिक मकान नंबर? हाँ, बिहार का उदाहरण दिया उन्होंने कि वहां करीब 2.9 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके मकान नंबर 0 लिखे हैं। लेकिन इस तर्क से तो और सवाल खड़े हो गए ना। बिल्कुल। जैसे कि इन लोगों के पास, जो शायद फुटपाथ पर रह रहे हैं, उनके पास SIR यानी समरी इंटेंसिव रिवीजन के लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, पते का सबूत वगैरह, वो कहाँ से आया होगा? सही सवाल है। हम जानते हैं कि घरों में रहने वालों के लिए भी ये सब जुटाना कई बार कितना मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल। तो विपक्ष का यही मुख्य बिंदु है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग अब इन, मतलब, कथित गड़बड़ियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बातें भी सुनने में आ रहे हैं कि शायद अब वो हर व्यक्ति को अलग काल्पनिक नंबर देने या पते को आधार से जोड़ने की तैयारी में है। अच्छा, ताकि आगे ये पकड़ में ना आए। हाँ शायद। इससे भविष्य में ऐसी धांधली पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा, ऐसा विपक्ष का मानना है। और एक दिलचस्प बात और है। क्या? चुनाव आयोग पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो राहुल गांधी के दबाव में अपने फैसले बदल रहा है, क्योंकि आयोग अब अपने पहले दिए गए स्पष्टीकरणों से थोड़ा पीछे हटता दिख रहा है। अच्छा, और इसी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तो कुछ कहा है, कर्नाटक के आलंद को लेकर। हाँ बिल्कुल, खड़गे ने तो पूरी क्रोनोलॉजी ही सामने रखती है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि मई 2023 में कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने आलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाने का खुलासा किया था। चुनाव से पहले? हाँ, उनका आरोप है कि हजारों वोटरों को फॉर्म 7 में हेरफेर करके, मतलब गलत तरीके से, वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और इस पर कोई कार्रवाई हुई? आवेदन मिले। सोचिए, लगभग 6,000 फर्जी आवेदन। ये तो बहुत बड़ा मामला है। हाँ, ये एक बड़े चुनावी फ्रॉड की तरफ इशारा करता है। फिर जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने CID जांच के आदेश भी दिए। ठीक है। लेकिन अब खड़गे का आरोप ये है कि चुनाव आयोग, जो पहले इस मामले में कुछ दस्तावेज दे रहा था, अब अहम जानकारी रोक रहा है। रोक रहा है? क्यों? यही तो खड़गे ने पूछा है। उन्होंने सीधा सवाल किया है कि चुनाव आयोग आखिर किसकी रक्षा कर रहा है? क्या बीजेपी के कथित वोट चोरी विभाग की? ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है चुनाव आयोग जैसी संस्था पे। निश्चित रूप से। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आयोग बीजेपी के बैक ऑफिस की तरह काम कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बहुत गंभीर बात है। हाँ बिल्कुल। ये विवाद सिर्फ वोटर लिस्ट तक नहीं है, ये तो पूरी चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और आयोग की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला बन गया है। सही कहा। हाँ, भी राजनीतिक माहौल काफी गर्म है ना? हाँ, वहाँ भी काफी कुछ चल रहा है। समीकरण बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। NDA खेमे में कुछ अजीब बातें हुई हैं, सुनने में आया।
हाँ बिल्कुल, पहले 8 सितंबर को यानी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पीएम आवास पर एनडीए सांसदों के लिए एक डिनर रखा गया था। अच्छा, लेकिन वो अचानक रद्द कर दिया गया ऐन मौके पर। रद्द कर दिया, क्यों? कारण बताया गया उत्तर भारत में बाढ़। बाढ़? लेकिन उसी दौरान बीजेपी सांसदों की एक वर्कशॉप तो हुई थी, वो रद्द नहीं हुई? हाँ, यही तो बात है। यही बात राजनीतिक गलियारों में अटकलों को हवा दे रही है कि क्या बाढ़ सिर्फ डिनर के लिए आई थी? बिल्कुल, सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाढ़ का असर सिर्फ डिनर पर पड़ा, वर्कशॉप पर नहीं? और देखिए, पीएम मोदी भी बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा कब करेंगे? चुनाव के बाद, 9 सितंबर को वोटिंग के बाद। तो इससे क्या मतलब निकाला जा रहा है? देखिए, कुछ राजनीतिक जानकार ये कयास लगा रहे हैं कि क्या एनडीए या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है। मतलब क्या उन्हें अपने सांसदों को एकजुट रखने में कोई मुश्किल आ रही है? अच्छा, ये बातें कहीं ना कहीं शिवसेना, उद्धव गुट वाले, उनके उस दावे को भी थोड़ा बल देती हैं जिसमें कहा गया था कि बीजेपी के अंदर भी अब मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। ये दिलचस्प है। तो ये तो एनडीए की बात हुई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का क्या हाल है? उनकी क्या तैयारियां हैं? इंडिया गठबंधन इस चुनाव को लेकर काफी एकजुट दिख रहा है, कम से कम बाहर से तो यही लग रहा है। उनके उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी है ना? हाँ, जस्टिस रेड्डी, और उनके लिए समर्थन बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में एएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनके समर्थन का ऐलान कर दिया। अच्छा, और उनकी तैयारी कैसी चल रही है? गठबंधन ने काफी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने अपने सांसदों के लिए मॉक पोलिंग का भी आयोजन किया। मॉक पोलिंग यानी प्रैक्टिस वोटिंग, वो क्यों? हाँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव का जो सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो थोड़ा पेचीदा है। अच्छा, कैसे? इसमें सांसदों को बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता देनी होती है, 1 2 3 ऐसे करके। पहली वरीयता देना जरूरी है? हाँ, वरना वोट खराब हो जाता है। और वो पेन वाली बात भी है शायद? हाँ बिल्कुल, वोट डालने के लिए चुनाव आयोग एक खास पेन देता है, उसी का इस्तेमाल करना होता है, अपने पेन से नहीं कर सकते। समझ गया। तो गलतियां हो सकती हैं? हाँ, तो मॉक पोलिंग का मकसद यही था कि सांसद पूरी प्रक्रिया ठीक से समझ लें, ताकि वोटिंग के दिन कोई गड़बड़ ना हो। तैयारी तो पुख्ता लग रही है। हाँ, और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर भी रखा। और मजे की बात यह है कि जस्टिस रेड्डी ने तो अपनी जीत का दावा तक कर दिया है। जीत का दावा? मुकाबला तो एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से है ना? हाँ, मुकाबला उन्हीं से है। चुनाव 9 सितंबर को है और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो एक तरफ एनडीए में थोड़ी उथल-पुथल, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है। लेकिन एक और एंगल है इसमें। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के अंदर भी सब शांत नहीं है। बिल्कुल सही। बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच की जो तनातनी थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। कौन से नेता? वरिष्ठ सांसद है राजीव प्रताप रूडी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक और जाने माने सांसद निशिकांत दुबे पर सार्वजनिक रूप से काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या रोके गए हैं? रूडी ने दुबे को अहंकारी बताया है। कहा है कि वो संसद को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और गलत जानकारी फैलाते हैं। रूडी ने ये तक कह दिया कि दुबे दावा करते हैं कि संसद में शो वही चलाते हैं। अरे, ये तो सीधी टक्कर है। ये अचानक इतना खुलकर क्यों बोल दिया? लगता तो यही है कि इसकी जड़ें हाल ही में हुए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव से जुड़ी हैं। अच्छा, वो चुनाव जिसमें रूडी जीते थे? हाँ, उसी चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हराया था। अब बालियान को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। और निशिकांत दुबे उनका प्रचार कर रहे थे? हाँ, दुबे उनके लिए काफी जोर शोर से लगे हुए थे। सुनने में तो ये भी आया कि उस चुनाव में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला था। तो लग रहा था कि रूडी शायद हार जाएं। हाँ, उस समय लग रहा था कि रूडी शायद अकेले पड़ गए हैं, लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से जीत गए। और अब जीत के बाद उन्होंने ये बयान दिया। बिल्कुल। तो अब उनका ये बयान साफ तौर पर बीजेपी की जो अंदरूनी गुटबाजी है, जो तनाव है, उसे उजागर करता है। लगता है इस चुनाव ने दोनों के बीच की खटास को और बढ़ा दिया है। तो मतलब बीजेपी को सिर्फ बाहर विपक्ष ही नहीं, अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही लग रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी काफी हमलावर दिखे। उन्होंने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई मोर्चों पर निशाना साधा है। हाँ, अखिलेश यादव ने कई मुद्दे उठाए, काफी आक्रामक थे वो। क्या क्या कहा उन्होंने? एक तो उन्होंने चुनावी भविष्यवाणी कर दी। कहा कि बीजेपी अयोध्या हारी है, अब लखनऊ भी हारेगी। अच्छा, क्या तर्क दिया? तर्क दिया कि अयोध्या में किसानों, व्यापारियों, दुकानदारों पर अन्याय हुआ। अगर लखनऊ में भी यही रवैया रहा तो नतीजा वही होगा।
उन्होंने मजाक में ये तक कह दिया कि अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही आउटसोर्स कर देना चाहिए। ये तो तीखा तंज है। और क्या मुद्दे उठाए? किसानों का मुद्दा उठाया, खाद की कमी का, खासकर डीएपी का, और उन्होंने इसमें एक अलग ही एंगल जोड़ दिया। क्या एंगल? उन्होंने आरोप लगाया कि खाद इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि डीएपी में पीडीए आता है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, और सरकार इन्हीं वर्गों की विरोधी है। अच्छा, ये तो बड़ा प्रतीकात्मक आरोप है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने किसानों की आय दोगुनी न होने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। और जीएसटी पर भी कुछ कहा उन्होंने। हाँ, जीएसटी कानून में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं उस पर सवाल उठाया। पूछा कि दुनिया में शायद ही कोई कानून होगा जिसमें इतने बदलाव हुए हों, लेकिन इससे फायदा किसे हुआ है? उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स स्लैब कम करने से महंगाई कम नहीं होने वाली। अर्थव्यवस्था पर भी कुछ बोले। हाँ, उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए जा सकने वाले टैरिफ का जिक्र किया। चिंता जताई कि इससे यूपी के कई पारंपरिक उद्योगों को नुकसान होगा, जैसे भदोही के कालीन, मुरादाबाद का पीतल, मेरठ का खेल का सामान, सहारनपुर का लकड़ी का काम, फिरोजाबाद का कांच उद्योग। इन सब के निर्यात को भारी नुकसान हो सकता है। इससे तो कारीगरों पर बहुत असर पड़ेगा। हाँ, उन्होंने कहा कि लाखों कारीगरों की रोजी रोटी और पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। मेक इन इंडिया को भी उन्होंने विफल बताया और बीजेपी पर तंज कसा कि वो नारा तो स्वदेशी का देते हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। बाप रे, ये तो वाकई चौतरफा हमला है। चुनाव, किसान, जीएसटी, अर्थव्यवस्था, सब पर। हाँ, लग रहा है विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। अब देखिए, एक तरफ तो एनडीए और बीजेपी में तनाव की खबरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार से कुछ अलग खबरें आ रही हैं। वहां महागठबंधन एकजुट दिख रहा है। हाँ, बिहार का सीन इस समय थोड़ा अलग है। खासकर तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि वहां माहौल बदला है, महागठबंधन के पक्ष में हवा है। अच्छा। और हाल ही में तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। किस लिए? सीट बंटवारे को लेकर। हाँ। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। खबर है कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। इतनी जल्दी? हाँ, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। और इस बार गठबंधन का कुनबा भी थोड़ा बड़ा हो गया है। कौन कौन शामिल हुआ है नया? पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम भी इस बार महागठबंधन का हिस्सा है। अच्छा, तो सीटें कैसे बंट रही हैं? मतलब जो पुराने बड़े दल हैं, आरजेडी और कांग्रेस, क्या उन्हें कुछ सीटें छोड़नी पड़ रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, उन्होंने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि जब नए साथी जुड़ते हैं तो सबको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? पिछली बार तो आरजेडी 1444 और कांग्रेस 70 पर लड़ी थी शायद। हाँ, 2020 में वही था, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। जो नया फॉर्मूला सामने आ रहा है वो कुछ इस तरह का है। बताइए। आरजेडी को करीब 137 से 140 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 57 से 60। अच्छा, कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं। हाँ, सीपीआई एमएल लिबरेशन को 21 सीटें, वीआईपी मतलब मुकेश सहनी की पार्टी को 10 सीटें, और जो नए आए हैं आरएलजेपी यानी पशुपति पारस गुट को 5 सीटें, सीपीआई और सीपीएम को 4-4 सीटें और जेएमएम को 2 सीटें मिल सकती हैं। ये तो काफी विस्तृत बंटवारा लग रहा है। हाँ, और खबर ये भी है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, इस पर भी काफी हद तक सहमति बन गई है। करीब 15-20 सीटों की अदला बदली भी हो सकती है ताकि जीतने की संभावना बढ़ाई जा सके। तो बिहार में महागठबंधन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कई अहम बातें सामने आई हैं। एक तरफ तो चुनावी प्रक्रिया, खासकर ये वोटर लिस्ट वाला मामला, इसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और खुद बीजेपी के अंदर भी तनाव और खींचतान के संकेत मिल रहे हैं, जैसे वो डिनर का रद्द होना या रूडी दुबई का झगड़ा। सही। वहीं बिहार जैसे राज्य में विपक्षी महागठबंधन एकजुट होकर एक मजबूत रणनीति बनाता दिख रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष जैसे अखिलेश यादव सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। हाँ, इन सबको एक साथ देखें तो लगता है कि भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प और शायद थोड़ा उथल-पुथल भरा दौर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि राजनीतिक दल सिर्फ आने वाले चुनावों की तैयारी ही नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी अंदरूनी एकजुटता बनाए रखने की चुनौती से भी जूझ रहे हैं। अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाना भी एक जटिल काम है।
और ये वोटर लिस्ट जैसे मुद्दे, ये सीधे सीधे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। इसका असर जनता के विश्वास पर भी पड़ सकता है। और बीजेपी के अंदरूनी मतभेद ही दिखाते हैं कि सत्ता में होने के बावजूद पार्टी के भीतर सब कुछ शांत नहीं है। वाकई काफी कुछ एक साथ हो रहा है। इन सब घटनाओं को देखते हुए मुझे लगता है एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में राजनीतिक दल और चुनाव आयोग जैसी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो जनता के भरोसे को कैसे बनाए रखेंगी। ये सिर्फ पार्टियों के लिए नहीं, ये तो हमारे पूरे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। विश्वास बनाए रखना और अगर कहीं कम हुआ है तो उसे बहाल करना, यही शायद इस समय की सबसे अहम चुनौती होगी। बिल्कुल। चलिए, इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।